यस बेटा, हमने मीनिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग दोनों समझ लिया है। क्लासिफिकेशन मीन्स लेजर। मैंने अभी आपको बताया लेजर एक बुक है 100 200 500 1000 पेजेस की। ये सिर्फ अपनी बात को समझने के लिए हमने 5 अकाउंट बनाए। लेजर में एक्चुअल ऐसे 100 200 400 500 अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब ट्रेडर क्या करता है, ईयर एंडिंग डेट पर इन सभी अकाउंट्स का बैलेंसिंग कर लेगा, सबका। परचेज, सेल, कैश, फर्नीचर, मशीन, ड्राइंग, कई सारे अकाउंट्स होते हैं, सबका बैलेंसिंग हो जाता है। अब थर्ड स्टेप आती है समराइजिंग, समरी। समरी क्या होता है, उस वर्ड को अपन बाद में समझेंगे। ट्रेडर ने अपने लेजर अकाउंट ईयर एंडिंग डेट पर क्लोज कर दिया। सपोज 200 लेजर अकाउंट्स उसकी लेजर में, 200 अकाउंट्स को क्लोज किया, उनका बैलेंसिंग किया। ये फैक्ट है कि 200 में बैलेंस नहीं आएगा, सब में बैलेंस नहीं आता है, कुछ अकाउंट जीरो बैलेंस होते हैं, टोटल टैली हो जाता है। मान लीजिए 180 में बैलेंस आ रहा है। अब ईयर एंडिंग डेट पर ट्रेडर ने लेजर अकाउंट बनाए, 180 अकाउंट्स बैलेंस शो कर रहा है। ये 180 बैलेंसेस कहां जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। लेजर बैलेंसेस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनता है। ओके, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि इन अकाउंट्स में 180 बैलेंसेस में कुछ रॉन्ग है, रॉन्ग है बैलेंस, क्या होगा, फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा। बेटा, फाइनल अकाउंट का रॉ मटेरियल है लेजर बैलेंसेस, ठीक है ना। अगर रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है तो प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव बनना है। एक कटा हुआ कपड़ा टेलर के पास ले जाए, भैया उसको स्टिच कर दे, एक ड्रेस बना दे, तो ड्रेस तो कटी हुई बनना ही है डेफिनेटली, क्योंकि कपड़ा कटा हुआ है। तो ऐसे लेजर बैलेंस रॉन्ग हुआ तो फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इन बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट आपको पहले इन 180 बैलेंसेस की चेकिंग करना है। कहां होगी ये चेकिंग, ये चेकिंग होगी ट्रायल बैलेंस, ये चेकिंग होगी ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या मीनिंग हुआ ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट विच शोज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट which shows the mathematical accuracy of books। ठीक है, ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जो बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। आपने जो 180 बैलेंसेस लेजर से फाइंड किए हैं, निकाले हैं, वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ये कौन बताएगा, ट्रायल बैलेंस। कैसे बताएगा, इस ट्रायल बैलेंस में पहले आप नेम ऑफ अकाउंट्स लिख लेते हैं। ये जो 180 बैलेंसेस आपने फाइंड किए, 180 अकाउंट्स के जो बैलेंस आपने निकाले हैं, इनमें से कुछ होते हैं डेबिट बैलेंस और कुछ होते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगेन मैं यही बोलूंगा, ये नॉलेज सब बाद में क्लियर होगा, ठीक है। जैसे उसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, कोई नंबर पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव होता है, कोई प्लस होता है, कोई माइनस होता है। जैसे प्लस और माइनस अपोजिट नेचर के दो साइन है, अकाउंटेंसी में एग्जैक्टली अपोजिट नेचर के डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। तो कुछ बैलेंसेस डेबिट होते हैं, कुछ क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंसेस आपको एक साइड में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस आपको एक साइड में लिखना है। अब आप यहां पर वन बाय वन नेम ऑफ परचेस लिखते जाएं, लाइक परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट। जिन अकाउंट्स का बैलेंस अमाउंट डेबिट है, ये बैलेंस अमाउंट आता है डेबिट बैलेंस अमाउंट, वो आप इस साइड लिख देंगे। जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट है, उनको आप यहां लिख देंगे। कंप्लीट बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट के लिख लें। कंप्लीट बैलेंसेस लिखने के बाद आप इनका टोटल लगा लें।
ये डेबिट अमाउंट का टोटल, ये क्रेडिट अमाउंट का टोटल। बेटे ये दोनों टोटल मैच हो रहे हैं, इक्वलाइज हो रहे हैं। बताइए दोनों टोटल इक्वलाइज हो गए, बराबर आ गए, क्या प्रूफ होगा? ये सभी बैलेंसेस करेक्ट है, ये एक्यूरेसी चेक हो, ठीक है ना। दोनों बैलेंस टोटल की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों टोटल इक्वलाइज हो गए, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल इक्वल हो गया, ये प्रूफ हो जाएगा आपकी अकाउंटिंग करेक्ट। मान लो मिसमैच हो रहे हैं, ये टोटल कुछ और आ रहा है, ये टोटल कुछ और आ रहा है, क्या प्रूफ होगा? कोई बैलेंस रॉन्ग है, ठीक है ना। कोई भी, वो ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताता है कौन सा बैलेंस रॉन्ग, ठीक है, वो प्रोसेस आगे का है। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस इतना इंडिकेशन देता है बॉस आपके बैलेंस रॉन्ग है। अब रॉन्ग है तो अभी फाइनल अकाउंट बनाने की जल्दी ना करें, पहले चेकिंग करें, राइट। और अगर टोटल इक्वल आ गया तो आप फाइनल अकाउंट बना लो। ये जो एक्यूरेसी शो करता है ट्रायल बैलेंस, इसी ट्रायल बैलेंस प्रोसेस को अकाउंटेंसी टर्म करती है समराइजिंग। समरी, समरी वर्ड से वो समराइजिंग बना रहा है। समरी क्यों, इसको समरी वर्ड क्यों दे रहा है? समरी वर्ड आपने इससे पहले कहां पढ़ा, किस रेफरेंस में पढ़ा? इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका स्कूलिंग तक होता है, सीए में नहीं होता है, ठीक है। एक इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट होता था, उसमें एक लेसन में एक स्टोरी हुआ करती थी। रेफरेंस में जिस बुक से हमने पढ़ा, स्टोरी पहले डिटेल्ड प्रिंट होती थी, 3-4 पेजेस की बड़ी स्टोरी है, 4 पेजेस में स्टोरी प्रिंट है। 4 पेजेस की स्टोरी एंड जब जहां जिस स्टेज पर एंड हो जाती थी, ऑथर क्या करता था, उसको एक पैराग्राफ में उसकी समरी दे देता। 4 पेजेस की डिटेल्ड स्टोरी एक पैराग्राफ में समराइज हो गई, वो समरी वर्ड उस रेफरेंस में यूज हुआ। एग्जैक्टली देखो ना, यहां पर भी तो यही हो रहा है। कहां से लाए हो ये 180 बैलेंसेस? लेजर से लाए हो। और लेजर मैंने आपको बताया बार बार कितना बड़ा है, 100, 200, 500, 1000 पेजेस का। सपोज 1000 पेजेस का लेजर है, 1000 पेजेस के लेजर में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर ये सारे बैलेंसेस आ रहे हैं, ओके। वो कंप्लीट बैलेंस इस ट्रायल बैलेंस में आ गया। ट्रायल बैलेंस कितना बड़ा होता है? सिंगल पेज का। कितना भी बड़ा बिजनेस हो बेटा, एक पेज से ज्यादा ट्रायल बैलेंस कहीं नहीं होता है, ठीक है। 1000 पेजेस के बैलेंस सिंगल पेज में कवर हो गए, दिस इज समरी। समरी इज ट्रायल बैलेंस, इसीलिए अकाउंटेंसी ट्रायल बैलेंस को समराइजिंग कहते हैं। समरी बना दी, चेकिंग हो गई, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस एंड हो, ठीक है। 3 स्टेप हमने समझे, कौन से 3 स्टेप? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज। रिकॉर्डिंग कहां की? क्लासिफिकेशन, और समरी क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी अपन बाद में क्लियर करेंगे। अब आगे आएंगे लास्ट पोर्शन ऑफ डेफिनेशन, इस अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने प्रोसेस पढ़ा, अब ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्यों करते हैं इस अकाउंटिंग को, पर्पस क्या अकाउंटिंग करने का? टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। इस बात को समझने से पहले एक और थॉट समझें, कोई ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों कर रहा है? प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। दुनिया के किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी ट्रेड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, दुनिया की, होल वर्ल्ड की। पूरी दुनिया में हर ट्रेडर बिजनेस एक ही पर्पस से करता है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ दूसरी बात नहीं, उसका अल्टीमेट गोल वही होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से, प्रॉफिट अर्निंग पर्पस से हर ट्रेडर बिजनेस करता है, ठीक है। तो उसने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है ये मालूम करने का। अकाउंटिंग बताएगा उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। समझना बात को, हम किस बिजनेस की बात करते हैं अकाउंटेंसी में? एक्चुअल बिजनेस बोले तो यही बिजनेस का मीनिंग है। हम जिस बिजनेस की बात करते हैं उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न। सुना है वर्ड? क्या मीनिंग हुआ इसका? अब बिजनेस विच रन कंटिन्यूअसली, ऐसा बिजनेस जो चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है, ठीक है ना। अब बिजनेस विच रन कंटिन्यूअसली इज गोइंग कंसर्न, ठीक है ना।
ऑनगोइंग प्रोसेस में चलने वाला बिजनेस, लगातार चलने वाला बिजनेस, ठीक है ना। सारे बिजनेस वही गोइंग कंसर्न ही होते हैं। जैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, ये इंदौर, अपन जिस शहर में बैठे हैं, बड़ा पुराना शहर है, ठीक है ना, बहुत ओल्डेस्ट सिटी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। कई सारे पुराने मार्केट, कुछ नए मार्केट डेवलप हुए, जैसे आज हम नाटा एकेडमी की जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, न्यू सियागंज में, ये न्यू सियागंज 2008 में ही पूरा क्रिएट हुआ है। ये मार्केट पूरा नया बना है, ठीक है ना। यहाँ से आधा किलोमीटर इस हैंड पर आगे जाएं तो ओल्ड सियागंज आता है, होलसेल किराना मार्केट है वो इंदौर का, बहुत पुराना मार्केट। ऐसे ही राजबाड़ा पुराना मार्केट है, सराफा नाम सुना ही होगा, है ना, पुराना मार्केट। अब सर्वे करें, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सर्वे करने जाए, एक दुकान, हर दुकान पर जाए, सिर्फ उससे इतना पूछे, सर आपकी शॉप की हिस्ट्री क्या है। आपको हर मार्केट में 25-50-100 ट्रेडर ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े प्राउडली बोलेंगे, ये जो शॉप है ना, ये हमारी 4th जनरेशन रन कर रही, हम 4th जनरेशन, हमारे फादर के फादर के फादर के फादर ने, शायद उनका फोटो भी लगा हुआ, बताता है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था बिफोर 100 ईयर, बिफोर 120 ईयर्स। 4 जनरेशन, 100 साल हो गए। सोचिए आप, 100 साल से वो बिजनेस कंटिन्यूअसली चल, यही होती है गोइंग कंसर्न। अब जरूरी नहीं हर बिजनेस 100 साल वाला हो, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये गोइंग कंसर्न है। इस गोइंग कंसर्न में बिना बिजनेस को ब्रेक किए एक सर्टेन डेट पर प्रॉफिट फाइंड करना है। वो सर्टेन डेट कौन सी है? 31 मार्च। दो डेट को डिफरेंशिएट करना। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मेरी सबकी पर्सनल लाइफ में ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर। क्या बोलते हैं इसको? कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। और बिजनेस में ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को नहीं होता है, कब होता है? वो फाइनेंशियल ईयर है। 2 ईयर्स को डिफरेंशिएट करना है, पूरे अकाउंटिंग में यूज होता है। कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। अब कंपलसरी हो गया इंडिया में, सभी ट्रेडर 31 मार्च को अपना ईयर एंड करते हैं। अब 31 मार्च को प्रॉफिट फाइंड करना है। अकाउंटिंग के अलावा बेटा कोई दूसरा सोर्स नहीं है जो आपको प्रॉफिट बता दे। विदाउट अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन निकाल सकता है? विदाउट अकाउंटिंग कौन ट्रेडर किस टाइप का बिजनेस प्रॉफिट फाइंड कर सकता है? सीजनल बिजनेस। बिना अकाउंटिंग के प्रॉफिट निकाल लेंगे। सीजनल बिजनेस लाइक रक्षाबंधन पर राखी की दुकानें लगती है ना, वो सीजनल बिजनेस है। दीपावली के टाइम फायरवर्क बिजनेस होता है, सीजनल बिजनेस, टेम्परेरी बिजनेस। ये लोग विदाउट अकाउंटिंग प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बंदे ने फायरवर्क बिजनेस करना डिसाइड किया। दीपावली के 1 महीने पहले अपने घर से 10 लाख रुपए उसने लिए और शिवा काशी गया। साउथ की एक सिटी है, इंडिया का सारा फायरवर्क मैन्युफैक्चरिंग वहीं होता है, ठीक है ना। अब वहां से वो 2 ट्रक पटाखा परचेस करके ले आया। जिस शॉप में अपना उसको सेल करना है इंदौर में, वहां पर उसने अपना पूरा स्टॉक सेट किया, सेल करना स्टार्ट किया। दीपावली के दिन तक वो अपना पूरा स्टॉक सेल कर देता है, ठीक है ना। कुछ ज्यादा स्टॉक बच रहा है, टाइम कम है, तो रेट गिरा देगा, इवन कॉस्ट से कम पर भी बेच देगा, वो रखेगा नहीं, क्योंकि पटाखा बड़ा रिस्की स्टॉक होता है। अगर 2 बॉक्स बच गए उसने घर में रख दिया और कभी कोई आग वगैरह लग गई तो बड़ा डेंजर हो जाएगा, सब बेच देता। मान लीजिए दीपावली के दिन तक अपना पूरा गुड्स उसने 20 लाख में सेल कर कंप्लीट, दुकान खाली, बिजनेस बंद। आप बता सकते हैं इस ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट कमाया? कोई अकाउंटिंग नहीं किया, कोई फाइनल अकाउंट नहीं बताया हमें, कोई कैलकुलेटर भी नहीं चलाया, और आपने प्रॉफिट बता दिया 10 लाख, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये बिना अकाउंटिंग के प्रॉफिट कैसे निकाल पाए आप? क्योंकि वहां बिजनेस डिसॉल्व हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है ना, समाप्त हो गया है। इसलिए विदाउट अकाउंटिंग आपने डायरेक्ट प्रॉफिट बता दिया। उसने स्टार्ट बिजनेस किया 10 लाख से, एंड किया 20 लाख, 20 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्रॉफिट। ये डेटा इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो गया, और अपन इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अपन किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न। ये मार्केट में आपको जितने शॉप, शोरूम, फैक्ट्रीज, एजेंसीज दिखती हो, सब गोइंग कंसर्न। इन गोइंग कंसर्न में एक सर्टेन डेट पर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, तो बेटा अकाउंटिंग यूज करें। और अकाउंटिंग का वो पार्ट जो ट्रेडर को प्रॉफिट बताता है,
उसको हम नाम देते हैं, टाइटल देते हैं फाइनल अकाउंट्स। उसको हम कॉल करते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या मीनिंग होता है इसका? फाइनल अकाउंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मत करिए डेफिनेशन नोट, अपन फाइनल अकाउंट चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे। अभी सिर्फ समझना है, अपन अभी सिर्फ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? रिलेटेड टॉपिक सब आगे आएंगे। फाइनल अकाउंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो अकाउंट जो ईयर एंडिंग डेट पर बनते हैं, वो अपन ने अभी बात करी लिए 31 मार्च को बनते हैं, ठीक है ना? टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। क्या बताता है ये फाइनल अकाउंट? फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। Accounts those are prepared the last date of financial year to find the final results of business। ठीक है, वो अकाउंट जो ईयर एंडिंग डेट पर बनता है और बिजनेस के फाइनल रिजल्ट्स बताता है। भाई रिजल्ट तो लास्ट में ही आता है ना, जैसे आपकी एग्जाम में। फिर आपके लेवल पर एग्जांपल दूंगा। अभी आप 12th पढ़कर आए, कई सारे टेस्ट हुए होंगे, टर्मिनल्स हुई, आपकी प्री बोर्ड हुए, फाइनल एग्जाम तो एक ही हुई ना। जो आपके बोर्ड ने कंडक्ट की वो आपकी फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम एक ही होती है, ऐसे फाइनल अकाउंट एक ही बार बनते हैं और रिजल्ट आपका एक ही बार आएगा। आफ्टर 2 मंथ्स आपका जो रिजल्ट आएगा 12th बोर्ड का, वह वैसे ही ट्रेडर का रिजल्ट साल में एक बार आता है, ठीक है? वन एक्चुअली अकाउंट पर एप्लीकेबल है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। 1 ईयर वो आइडियल पीरियड है जिसमें आप रिजल्ट फाइंड करो, बेस्ट। ये अकाउंटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। हम जिस अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं वो हजारों अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने क्रिएट की है और वो अब इतनी सुटेबल है कि उस पर कोई इफेंट बट बचा ही नहीं। वो लोग कहते हैं 1 ईयर बिल्कुल आइडियल पीरियड है, ना तो बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो ये 1 ईयर और वो 1 ईयर अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया भाई 31 मार्च। आपको 31 मार्च 1 ईयर क्लोज कर देना है, ईयर एंडिंग डेट पर बनेगा, रिजल्ट बताएगा। अब रिजल्ट वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है, वो अपन फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। अभी सिंपल उसका एक फैक्टर ले ले, प्रॉफिट और लॉस। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप एग्जाम देते हो, आपका एकेडमिक रिजल्ट पास और फेल। अब पास और फेल के बाद बहुत सारी बातें होती है, रिजल्ट सिर्फ ये थोड़ी बताता है यू आर पास, ठीक है ना? कोई बंदे को बताएगा फेल नहीं, वो तो पूरा डिटेल आता है। ऐसी रिजल्ट का बहुत डिटेल मीनिंग अपन फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। अभी सिंपल एक फैक्टर, प्रॉफिट और लॉस। फाइनल अकाउंट ने आपको बता दिया भाई आपका इतना प्रॉफिट हुआ है, आपका इतना लॉस हुआ है, बट ट्रेडर को अपना रिजल्ट मालूम हो गया और इसी के साथ ये अकाउंटिंग यहाँ पर एंड हो। जिस दिन आपका 12th का रिजल्ट आएगा उस दिन आप 12th को एंड मान लेंगे। यस और नो? कोई बात अब 12th की नहीं होगी, खत्म 12th। लेकिन 12th एंड हुआ भाई, क्या स्टडी एंड हो गई? पिछले 14 सालों को याद करो। केजी फर्स्ट में थे, सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आए, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर साल यही तो हो रहा है। ये स्टडी साइकिल है आपकी, वैसी अकाउंटिंग का है। इस ईयर की अकाउंटिंग एंड हुई, अकाउंटिंग एंड थोड़ी हुई। नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा? फिर वही जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। फिर थर्ड ईयर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। बेटे ये अकाउंटिंग साइकिल चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक बिजनेस चलेगा। जब तक बिजनेस चलेगा ये अकाउंटिंग चलती रहेगी, ठीक है? बट एक ईयर की अकाउंटिंग में इतना कुछ होता है, फाइनल अकाउंट के साथ अकाउंटिंग एंड हो जाती है, ठीक है? एक छोटा सा सेंटेंस बीच में और आ रहा है, इन मनी टर्म। ये पूरी अकाउंटिंग काय में होती है? इंडियन मनी इज रुपीज, अकाउंटिंग रुपीज में होती है, ठीक है ना? रुपीज मनी वो आइडियल टर्म है जिसमें आप हर एक ट्रांजैक्शन को मेजर कर सकते हो। मनी से बड़ा कोई टर्म नहीं है जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शन को मेजर करो। किसी ने बोला साहब हम आपकी इस बात को नहीं मानते, हमें मनी में अकाउंटिंग नहीं करना। तो फिर हमने पूछा कई में अकाउंटिंग करें? वो मैं क्वांटिटी में अकाउंटिंग। ठीक है भाई, कर ले। अब क्वांटिटी में अकाउंटिंग करने जाएगा वो तो क्या होगा? परचेस को क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, इतने केजी, इतने क्विंटल, इतने टन गुड्स। सेल को कर सकते हो। अब कैश को कहां तू क्वांटिटी में मेजर करेगा भाई? सैलरी को कहां क्वांटिटी में मेजर करेगा? पेबल अमाउंट, रिसीवेबल अमाउंट को क्वांटिटी में कैसे मेजर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, वो अकाउंटिंग फेल हो जाएगी।
मनी वो आइडियल टर्म है जिसमें आप हर ट्रांजेक्शन को मेजर कर सकते हैं। परचेस इतने अमाउंट का, सेल इतने अमाउंट का, सैलरी इतने अमाउंट की, रिसीवेबल अमाउंट इतना, पेबल अमाउंट इतना, और लास्ट डे प्रॉफिट इतने अमाउंट का। प्रॉफिट भी तो अमाउंट वाइज ही आएगा, इसलिए मनी में अकाउंटिंग पूरा ऑफ अकाउंटिंग। ठीक बेटा, तो एक बार पूरा डेफिनेशन, अब एक एक वर्ड आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोशिश करिए बिना देखे बोलने की डेफिनेशन। अकाउंटिंग is an art of recording, classifying, and summarizing the business transaction in money term to find the final results of business. Okay बेटा, तो ये डेफिनेशन आपको कंप्लीट नॉलेज दे रही है अकाउंटिंग क्या है और क्यों होता है। अब एक बिल्कुल अननोन पर्सन, मतलब अकाउंटिंग का जिसको कोई नॉलेज नहीं, वो बिजनेस करने आया, हमने उसको बोला भाई अकाउंटिंग होती है, वो सबसे पूछता है क्या होती है अकाउंटिंग, हम ये पूरा उसको समझा, उसको समझ में आता हाँ यार आप बात तो बड़ी लॉजिकल कर रहे हो, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये सब चीजें तो होगी। फिर वो उसके माइंड में इमीडिएट एक अगला क्वेश्चन आएगा, वो आपसे एक ही बात करेगा, अच्छा तो फिर बताओ अकाउंटिंग कैसे करो। अकाउंटिंग का मीनिंग समझने के बाद माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे की जाए। अकाउंटिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। कितना बड़ा प्रोसेस है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इंटर में अकाउंटिंग है, फाइनल में अकाउंटिंग है, सीए के तीनों पार्ट पर अकाउंटिंग है। और ऐसा भी नहीं है बेटा फाउंडेशन वाली अकाउंटिंग इंटर में, इंटर वाली फाइनल में रिपीट हो। ये अपने आप में अकाउंटिंग को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाता है। डेफिनेटली 11th 12th कल मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया ही था कि 11th 12th रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि फाउंडेशन इंटर में रिपीट होगा। सी अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, भाई हमने फाउंडेशन में परफेक्टली अकाउंटिंग आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना, अब इंटर में नई अकाउंटिंग, फिर फाइनल में नई अकाउंटिंग ऐसे तो आप फाइनल तक पढ़कर अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे। बस इसी से अंदाजा लगा लें अकाउंटिंग इतना बड़ा प्रोसेस है। अब एक साइकोलॉजिकल थॉट है, बड़ा प्रोसेस है तो सिस्टम बेस्ड है, हर फील्ड में ये चीज अप्लीकेबल, ठीक है ना। इसका एग्जांपल 2020 में कोविड आया, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व कर लिया, डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड लेवल पर अनाउंस कर दिया भाई ये तो पेंडेमिक है, ये कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है, तो महामारी, इसको तो प्रोटेक्शन इससे करना है, वैक्सीन बनाओ भैया। गवर्नमेंट ने वैक्सीन बना लिया, अब वैक्सीनेट करना है पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को। गवर्नमेंट ने समझ लिया भाई हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है, 140 करोड़ लोग है, 140 सीआर पर्सन, और 2 डोज लगाने मतलब 280 सीआर डोज लगाने, कोई सिस्टम बनाओ, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कितने लोग वैक्सीनेट हो गए और कितने नहीं हुए। तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि हाँ भाई सर्टेन ऐप पर आप पहले रजिस्टर्ड हो, फिर वैक्सीनेट हो, फिर सर्टिफिकेट लो। इस सिस्टम से गवर्नमेंट को एक एक व्यक्ति का डेटा क्लियर है कि ये वैक्सीनेट हो गया और ये नहीं, सिस्टम बनाया ना। बस अकाउंटिंग भी ऐसे सिस्टम बेस्ड होती है। तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है, हाउ मेनी सिस्टम्स आर एप्लीकेबल फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स हैं। और ठीक है, देखिए मैं अपना एक साइड क्लियर कर दूं, मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूं, बिल्कुल कंफर्टेबली आप आंसर दीजिए, और ये सोचकर चुप मत रहिए कि आंसर रॉन्ग हो जाएगा, जज नहीं, ठीक है ना। चलेगा, आंसर देंगे, मतलब टू वे हमारी स्टडी होती है, मैं भी बोलता हूं आप भी बोल, ठीक है ना, तो उसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है। कोई प्रेशर नहीं है मेरा आंसर देने का। दूसरी बात, मैं आंसर सुनता हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे सबसे सुनना है ना। तो 2 3 बच्चों के आंसर आए, बिल्कुल सही आंसर है, सिंगल एंट्री डबल एंट्री। लेकिन ये दो नहीं है, एक और है जो अपना 11th 12th नहीं बताता है, ठीक है ना, उसका सिलेबस का पार्ट नहीं होता इसलिए, ठीक है ना। एक और सिस्टम जो है वो है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो टोटल कितने सिस्टम्स हैं, ठीक है, 3 सिस्टम्स है, वन बाय वन एक एक को समझेंगे, ठीक। तो अगला पॉइंट नोट करिए अपनी नोटबुक में, देयर आर 3 systems of accounting, there are 3 systems of accounting. Number one,
इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। अभी सेकंड थर्ड को नहीं करेंगे, एक एक समझ से आएंगे फिर आगे बढ़े। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स डैश करके आगे लिखिए। इन दिस सिस्टम, in this system, accounting are to be kept in this system, accounting are to be kept in Indian languages, Indian languages, and in special types of books, and in special type of books. रिपीट कर रहा हूं मैं। इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग आर टू बी केप्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इन स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। ये है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। क्या मीनिंग है इसका? इन देखो टाइटल से ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इंडियंस ने बनाया, इंडियंस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर वही बात करें अपन तो इंडियन जो भारतीय सभ्यता है, इंडियन कल्चर है, बहुत पुराना है। हर एक फील्ड में इंडियंस ने अपना सिस्टम बना रखा है, ठीक है ना। वर्ल्ड में हजारों एक्सरसाइज सिस्टम है, हमने अपना योगा बना रखा है, ठीक है ना। हर वर्ल्ड में हजारों टाइप का फूड बनता है, हमारा अपना इंडियन कुजीन है। तो हर फील्ड में, तो अकाउंटिंग में भी यही है। ये सिस्टम इंडियंस ने इन्वेंट किया, इंडियंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एनालिसिस करने जाएं तो इसकी हिस्ट्री डबल एंट्री सिस्टम से हजारों साल पुरानी है। हमारा हार्ड लक ये है कि हम अपनी हर एक बात को वर्ल्ड लेवल पर साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए, और ना हमने कभी जरूरत महसूस की। ठीक है यार, हमारा काम हमारे से हो रहा है बस। इंडियन सिस्टम, इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग आर टू बी केप्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन सिस्टम में जो अकाउंटिंग होती है वो इंडियन लैंग्वेजेस में। इंडियन लैंग्वेजेस में अकाउंटिंग करना है। फॉरेन लैंग्वेजेस कैन नॉट बी यूज इन दिस सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड है फॉरेन लैंग्वेजेस सिस्टम। इंडिया में एक ही पॉपुलर फॉरेन लैंग्वेज है, कौन सी? ना कर नहीं कर सकते हो इंग्लिश में अकाउंटिंग। आप इंडियन सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप फॉरेन लैंग्वेज में यूज अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। इंडियन लैंग्वेज, मेजॉरिटी इंडियन लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी में अकाउंटिंग होती है। इसके अलावा और कोई भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज यूज करो, ठीक है, लेकिन आप फॉरेन लैंग्वेज को यहाँ यूज नहीं कर सकते हो। बेटा बस यही रीजन है कि आपके 11 12 इवन सीए के सिलेबस में ये टॉपिक कभी भी नहीं रहा। 11 12 कंपलसरी इंग्लिश, सीए में अकाउंटेंसी कंपलसरी इंग्लिश। कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट बैठा है तो बेटा क्लियर कर लें, आप लॉ को हिंदी में लिख सकते हो, अकाउंटिंग का पेपर भी इंग्लिश में आता है और लिखना भी इंग्लिश में। थियरी पार्ट हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल कंपलसरी इंग्लिश में होते हैं। इसलिए यहां पर इंडियन सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। तो बात अकाउंटिंग पढ़ते समय सिलेबस के क्राइटेरिया में होगी ही नहीं। कितने साल क्लासरूम में रहोगे? सिर्फ 3 साल। पूरी लाइफ आपको मार्केट में रहना है। ये 3 इयर्स की अकाउंटिंग आपको मार्केट के लिए सिखाई जा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्लासरूम में नहीं रहोगे, अपनी ऑफिस में रहोगे। वहां जो अकाउंटिंग यूज करते हो वो ये सिखाता है। और स्पेशली मेरा तो पूरा प्रैक्टिकल टच है। पूरी इस एकेडमिक अकाउंटिंग को मैं प्रैक्टिकल लाइफ पर टच करके ही आपको नॉलेज देता हूं बस। तो आप इंडियन लैंग्वेज को, सॉरी, लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से सिलेबस में नहीं पढ़ रहे हैं, बट मार्केट में सिस्टम यूज होता है, ऑथेंटिक सिस्टम अप्रूव्ड है, ठीक है। यूज करने वाले ज्यादा लोग नहीं। इंडिया में बहुत मैक्सिमम 2% ट्रेडर इस सिस्टम को यूज कर, 2% नेग्लिजिबल है, बट सिस्टम। तो पहला पॉइंट, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग इंडियन लैंग्वेजेस में होती है। फिर क्या बोलता है? एंड इन स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स।
अकाउंटिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स में होती है। जो अपना पॉपुलर सिस्टम है वो है डबल एंट्री, अपन आगे पढ़ेंगे। उसमें जो बुक्स होती है वो आपके लॉन्ग कॉपी शेप की होती है, जैसे आप लोगों के पास अभी लॉन्ग कॉपी है, बिल्कुल इसी शेप और नेचर की बुक होती है। बट इंडियन सिस्टम में जो बुक्स होती हैं वो आपकी इस टाइप की बुक्स होती है। क्या बोलते हैं इसको? बही खाता। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? बही खाता। ये बही खाता शेप में बुक्स होती हैं, ठीक है ना? अब कुछ फीचर्स मैं आपको इस बुक के बता रहा हूं। लंबी बुक होती है। लंबी कितनी लंबी? अगर इस बुक को पूरा ओपन कर लिया जाए ना तो 4 से 5 फीट लंबी होती है। बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना? ये दिख तो नहीं रही है सर, ये फोल्ड करके रखी हुई है, ठीक है ना? ये भी सिंगल वाली बुक है, 4 फोल्ड में रहती है, एक उसके ऊपर एक, जैसे ट्राउजर फोल्ड नहीं करते हम, बस बस वैसा ही। अभी ये ट्राउजर अराउंड 2 फीट का है, ओके, इसको फोल्ड कर देंगे तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ऐसे कॉम्पैक्ट रखने के लिए ऐसा फोल्ड करके रख देते, पूरा ओपन कर लो, ये पूरी टेबल से भी बड़ी हो जाएगी, इतनी लंबी बुक होती है। इसका जो पेज होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, ब्लैंक पेज होता है। इस पेज में कोई लाइन भी प्रिंट नहीं होती, ठीक है ना? कोई लाइन प्रिंट नहीं है, सब कुछ अकाउंटेंट अपने पेन से लिखता है, ठीक। इस बुक पर रेड क्लॉथ स्टिच होता है, लाल कपड़ा सिला हुआ होता है, कस्टम के अकॉर्डिंग है बेटा। हाँ, उसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको। लाल कपड़ा स्टिच किया दिख रहा है आपको, क्यों? अभी अपन ने 15 मिनट पहले बोला ना, ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना? प्रॉफिट मतलब पैसा, ठीक है? बुक क्या बताती है? प्रॉफिट मतलब पैसा, राइट? और पैसे की देवी कौन? गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी की साड़ी का कलर ऐसे, ये पूरा एक कस्टम बना हुआ है। ये बुक्स जो है इसमें पैसा है, लक्ष्मी है, ओके। इसको रेड क्लॉथ स्टिच करके रखा जाता है, पुराना कस्टम है बेटा, सिस्टम है। जैसे अभी भी काफी लोग यूज करते हैं, किसी को नहीं मालूम अलग बात है। हमारा ये हमारी नोटबुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना? इसमें हम क्या मानते हैं? गॉडेस ऑफ विजडम सरस्वती जी, पैर लग जाता है ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है? ये सब कस्टम बने हुए हैं। यहाँ पर वही बात होती है, रेड कॉस्ट टीच होता है। ये सिस्टम जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की बुक। कंक्लूजन, एक ऐसी बुक जिसको आप अकाउंटिंग के अलावा और किसी दूसरे पर्पस से यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, एक परफेक्ट और ऑथेंटिक सिस्टम है। कैश बुक से स्टार्ट होता है, बैलेंस शीट पर एंड होता है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम डेबिट क्रेडिट से चलता है, वैसे नामे जमा से। टर्मोलॉजी बेटा पूरी हिंदी में। कैश बुक, ये तो मैं अपने जो आपके रूटीन में वर्ड है वो बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं रोकड़ बही, ठीक है? बैलेंस शीट पर जाकर सिस्टम एंड होता है, वो चिट्ठा। टर्मोलॉजी हिंदी में, लेकिन पूरा सिस्टम। अभी जैसे पिछले पीरियड में किसी ने मेरे से पूछा, तो क्या सर इसका सॉफ्टवेयर आता है क्या? आज अकाउंटिंग पूरी कंप्यूटराइज हो गई। छोटी दुकानें मैन्युअली अकाउंटिंग हाथ से लिखकर करती है, लेकिन सारे बड़े बिजनेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो पॉपुलर सिस्टम है, मैं बार बार डबल एंट्री सिस्टम का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं, आज इस समय 90% से ज्यादा ट्रेडर, 95 बोल दे हम, कोई गलत नहीं, ऑथेंटिक डेटा कहीं नहीं, इसलिए गेसिंग है, लेकिन ये फैक्ट है, 95% ट्रेडर डबल एंट्री यूज कर रहे हैं। तो उसके कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम बस सिर्फ एक नॉलेज का नहीं, इसके भी सॉफ्टवेयर है, इसको भी सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग हो रही है। तो ये एक सिस्टम है, इसलिए यूज होता है। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है, ऑथेंटिक सिस्टम, परफेक्ट सिस्टम। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सिलेबस इसे नहीं पढ़ाता है, 11th-12th ने भी नहीं पढ़ाया, सीए भी नहीं पढ़ाता है। किस वजह से? लैंग्वेज की वजह से। अगर ये चैप्टर सिलेबस में रखे तो अकाउंटिंग फिर हिंदी में ही करनी होगी, और वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? एक माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से सिस्टम तो हमने पढ़ा ही नहीं, आप बोल रहे हो कि यूज होता है बिजनेस में, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर गए, और अगर ये बुक्स हमारे सामने आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? देखते से ही समझ में आ जाएगी। हाँ, देखते से ही समझ में आ जाएगी। एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है,
तो एक बीमारी उसके सामने आती है, किसी पर्टिकुलर डिजीज का एक फीचर आता है, तो क्या आपको लगता है सारी बीमारी उसने अपनी बुक में एमबीबीएस सिलेबस में पढ़ी होगी? नहीं ना, बेसिक नॉलेज देता है, बाकी तो सब अपना एक्सपीरियंस होता है। भाई मैंने जब अपनी स्टडी की थी तो अकाउंटेंसी में वो सारे टॉपिक थोड़ी पढ़े जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे नया अपडेशन होता जाता है, टॉपिक सेट डाउन होते जाते हैं। तो मैंने अपना जो बेसिक नॉलेज गेन कर लिया है, उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें डिसाइड कर लूँ। तो ऐसे ही आपको जिस दिन डबल एंट्री, वो तो बहुत बात की है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप आर्टिकलशिप में जाते हैं और किसी क्लाइंट का डबल एंट्री सिस्टम की बुक दिख गई, तो आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट उसको समझने में लगता है, आपको समझ में आ जाता है इमीडिएट। तो वो कोई लोड नहीं है, पूरा सिस्टम परफेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम जैसा ही इंडियन सिस्टम ऑफ। ठीक बेटा, तो आज अपन ने यहीं तक रखा। आप सब कंफर्टेबल हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं कोई ऐसा फील हो, फ्रैंकली मेरे साथ एक्सप्रेस करें। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, कल इसको यहीं से कंटिन्यू। गुड डे।